तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये जो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है उसका चौथा भाग है ये इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं त्वक ग्रंथियों से, या क्यूटेनियस ग्लैंड जो है, त्वक ग्रंथियां, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। ये जो ग्रंथियां हैं वो मैलपिघी स्तर जो अधिचर्म का होता है उसके चर्म में अंतर्वलन से इसका निर्माण होता है। कौन से स्तर के? मैलपिघी स्तर जो होता है किसका होता है? ये अधिचर्म का। और ये चर्म में अंतर्वलित होकर के किसका निर्माण करता है? त्वक ग्रंथियों का निर्माण करता है। इसके बाद में ये किस प्रकार की ग्रंथियां होती हैं? बहिस्त्रावी ग्रंथियां होती है। ठीक है, स्त्रावी प्रकृति के आधार पर हमने 11वीं क्लास में दो प्रकार की ग्रंथियां पढ़ी थी, अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी। तो उसमें से ये किस प्रकार की ग्रंथियां हैं? बहिस्त्रावी, क्योंकि ये क्या होती है? नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं और ये अपना स्त्राव नलिकाओं के द्वारा कहां पर छोड़ती है? लक्ष्य अंगों तक छोड़ती है। ठीक है, संरचना के आधार पर देखें तो ग्रंथियां हमने पढ़ी थी 11वीं क्लास में, एक कोशिक और बहुकोशिक, दो प्रकार की ग्रंथियां पढ़ी थी। इसमें से एक कोशिक ग्रंथियों में हमने उदाहरण देखा था कलश कोशिकाएं, जो आंत्र की भित्ति के अंदर पाई जाती हैं। अपनी जो छोटी आंत होती है उस छोटी आंत की जो श्लेष्मिका भाग है उस भाग के अंदर ये कोशिकाएं, कलश कोशिकाएं पाई जाती है। एक कोशिक होती है और किसका स्त्रावण करती है? ये श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। तो इन ग्रंथियों से, ग्रंथि कोशिकाओं से श्लेष्मा का स्त्रावण होता है। ठीक है, फिर दूसरी प्रकार की जो ग्रंथि है वो होती है संरचना के आधार पर बहुकोशिक। ये बहुकोशिक ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है, नलिकाकार, कूपिकाकार और संयुक्त नलिकाकार कूपिकाकार। तो ये तीन प्रकार की ग्रंथियां होती हैं बहुकोशिक ग्रंथियां। इसमें से नलिकाकार, जिनकी संरचना किस प्रकार की होती है? नलिकीय संरचना होती है। हमने देखा था, पढ़ा भी था इसमें, इस प्रकार से नलिकाकार इसकी संरचना होती है। ठीक है, इसमें आता है उदाहरण श्वेत ग्रंथियां। फिर दूसरी प्रकार की ग्रंथियां हमने देखी थी, तो इनकी संरचना किस प्रकार की होती है? इन कोशिकाओं की कूपिकाकार। ठीक है, गुब्बारे नुमा संरचना है वो इनकी पाई जाती है। ठीक है, और तीसरी प्रकार की ग्रंथियां इनमें आती है तेल ग्रंथियां, इनका उदाहरण। तीसरे प्रकार की ग्रंथियां संयुक्त नलिकाकार कूपिकाकार। तो इसमें कूपिकीय संरचना भी होती है और नलिकीय संरचना में भी ये ग्रंथियां पाई जाती है। तो ये संयुक्त नलिकाकार कूपिकाकार, यानी दोनों प्रकार की इसमें ग्रंथियां होती हैं, दोनों प्रकार की कोशिकाएं होती है इसमें। तो ये इनका उदाहरण है स्तन ग्रंथियां। मेमरी ग्लैंड्स जो है वो स्तनधारियों में पाई जाती है। वो किस प्रकार की होती है? संयुक्त नलिकाकार कूपिकाकार प्रकार की ग्रंथि होती है। स्त्रावण के आधार पर यदि हम देखें तो ये हमारे ये टॉपिक जो है वो 11th की जो आरबीएसई की बुक है उसमें नहीं था, एनसीईआरटी की बुक में ये मिलता है ये टॉपिक। तो इसमें स्त्रावण के आधार पर ये तीन प्रकार की होती है, एक तो अंश स्त्रावी, एक अपस्त्रावी और तीसरी पूर्ण स्त्रावी। अंश स्त्रावी, या इसको बोलते हैं मीरोक्राइन या एक्राइन। ठीक है, ये जो ग्रंथि होती है, जैसे देखो इसमें क्या होता है कि इसका कोई भी भाग है वो इस ग्रंथि कोशिका का, इसकी जो कोशिका है उसका कोई भी भाग स्त्राव के साथ बाहर नहीं निकलता है, केवल स्त्राव ही निकलेगा। ठीक है ना, तो इसमें यानी इसकी जो कोशिका होती है, इसकी कोशिका में स्त्राव जमा होते हैं जो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इस कोशिका का खुद का कोई भी भाग है वो बाहर नहीं निकलता स्त्राव के साथ। फिर दूसरे प्रकार की होती है अपस्त्रावी, इसे शीर्ष स्त्रावी भी कहा जाता है। ठीक है, या एपोक्राइन। शीर्ष स्त्रावी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो स्त्राव जो होता है वो ग्रंथि कोशिका के शीर्ष भाग में जमा हो जाता है। ये जो शीर्ष भाग है, इस शीर्ष भाग में क्या हो गया? ये स्त्राव जमा हो जाता है और ये स्त्राव शीर्ष भाग के टूटने के कारण ये इसकी मतलब जो कोशिका होती है ना, कोशिका का शीर्ष भाग है वो स्त्राव के साथ टूट करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो स्त्राव के साथ इस कोशिका का शीर्ष भाग निकलता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है?
स्त्राव कहाँ, शीर्ष भाग में एकत्रित हो जाता है और शीर्ष भाग टूटकर स्त्राव के साथ बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार की ये ग्रंथि होती है शीर्ष स्त्रावी या एपोक्राइन ग्रंथि। तीसरी होती है पूर्ण स्त्रावी, यानी पूर्ण स्त्रावी नाम, पूर्ण मतलब पूरी की पूरी जो कोशिका ही होती है इसकी, यानी इसमें क्या हो गया, ये स्त्राव जमा हो जाता है, ठीक है, इन ग्रंथि कोशिकाओं के अंदर। और जैसे इसमें स्त्राव ये जमा हो गया तो ये पूरी की पूरी जो कोशिका है वो ही क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। यहां से ये बाहर निकल जाती है, स्त्राव के साथ पूरी की पूरी कोशिका ही क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार की ग्रंथियों को क्या कहते हैं, पूर्ण स्त्रावी, यानी पूरी की पूरी कोशिका ही बाहर निकल जाएगी और फिर यहाँ पर दोबारा उस कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो ये क्या है, संपूर्ण कोशिका स्त्राव के साथ बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार की ग्रंथि को क्या कहते हैं हम, होलोक्राइन या पूर्ण स्त्रावी ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई संरचना के आधार पर और स्त्रावण के आधार पर ग्रंथियों के बारे में। अब हम ग्रंथियों के बारे में स्टार्ट करते हैं, हमारी जो बुक में दी हुई है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वेट ग्लैंड या श्वेत ग्रंथि। इसको शूडोरिफिक ग्लैंड भी कहा जाता है। शूडोरिफिक, ये जो शूडोर नाम है एक लैटिन शब्द है, इसका अर्थ होता है पसीना, ठीक है। तो पसीने से संबंधित ही है ये। तो इसको क्या कहते हैं, श्वेत ग्रंथि या स्वेट ग्लैंड या शूडोरिफिक ग्लैंड कहते हैं। ये जो ग्रंथियां हैं ये संपूर्ण त्वचा पर फैली रहती हैं। पूरी की पूरी जो त्वचा है, सभी त्वचा की जो जितने सारा जो संपूर्ण भाग है उस पर ये फैली हुई रहती है। चर्म की गहराई में स्थित होती है, ठीक है। कहाँ होती है, कौन से भाग में, चर्म भाग में ये स्थित होती है। ये कुंडलित होता है, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था कि ये कुंडलित प्रकार की ग्रंथि होती है और संयुक्त नलिकाकार है। देखो इसमें हमने पढ़ा था ना, ये नलिकाकार बहुकोशिक संरचना के आधार पर बहुकोशिक ग्रंथियां, और इसमें नलिकाकार भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सरल नलिकाकार और एक होती है संयुक्त नलिकाकार। तो ये किस प्रकार की ग्रंथि है, संयुक्त नलिकाकार ग्रंथि होती है, ठीक है। ये अपनी महीन नलिका के द्वारा क्या होती है, अपना स्त्राव अधिचर्म सतह से बाहर छोड़ती है। हमने ये चित्र में भी देखा था, इसमें जो त्वचा का जो चित्र था उस चित्र में भी हमने देखा था। देखिए ये स्वेट ग्लैंड है, ये कुंडलित संरचना है, और ये देखो श्वेत ग्रंथि, और ये एक नलिका निकलती है यहाँ से, और ये कहाँ खुलती है, अधिचर्म वाले भाग से बाहर खुलती है और अपना स्त्राव कहाँ छोड़ देती है, अधिचर्म से बाहर छोड़ती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो ग्रंथि है वही नलिकाकार होती है और नलिका द्वारा स्त्राव अधिचर्म सतह से बाहर छोड़ देती है। स्त्रावण के आधार पर ये किस प्रकार की होती है, मीरोक्राइन या एक्राइन। ये देखो जो स्वेट ग्लैंड है ये दोनों दो प्रकार की होती है। वैसे एपोक्राइन भी होती है, कुछ स्वेट ग्लैंड है वो एपोक्राइन भी होती है, लेकिन सामान्यतः संपूर्ण त्वचा पर जो फैली हुई जो स्वेट ग्लैंड है वो क्या होती है, मीरोक्राइन प्रकार की होती है, ठीक है। एपोक्राइन कहाँ पाई जाती है, एक तो आंखों की पलकों की जो स्वेट ग्लैंड है वो, बगलों की स्वेट ग्लैंड्स, जननांगों के पास जो स्वेट ग्लैंड्स होती है, पसीने की जो ग्रंथियां हैं वो किस प्रकार की होती है, ये एपोक्राइन प्रकार की होती है। गुदा तथा चुचुकों के पास की, ठीक है। गुदा और जो चुचुक है, निपल्स जो होते हैं उनके स्तनों के जो है उनके चुचुकों के पास में जो पसीने की जो ग्रंथियां होती है वो किस प्रकार की होती है, एपोक्राइन प्रकार की होती है। संख्या के आधार पर देखें तो इसमें संख्या देखें तो इसमें मनुष्य में इसकी संख्या कितनी होती है, लगभग 25 लाख की संख्या में ये ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। इनमें से सर्वाधिक कहाँ होती है, ये सर्वाधिक संख्या में हथेली, तलवे तथा बगलों में इनकी संख्या, बगल जिसको काख भी कहा जाता है, तो इनमें इनकी संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। फिर देखिए अगला पॉइंट, इसमें ये जलीय स्तनी, जल में पाए जाने वाले एक्वेटिक मैमल्स जो है, जैसे डॉल्फिन है, व्हेल है, ये जो होते हैं सील वगैरह, तो ये जो है जलीय स्तनी, ये और कुत्ता, छछूंदर, इनके अंदर स्वेट ग्लैंड
अब्सेंट होती है। ठीक है, इनके अंदर स्वेट ग्लैंड नहीं पाई जाती है। देखो इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, ताप का नियमन करना। और ताप का नियमन कैसे करेंगे, ये स्वेट ग्लैंड क्या करती है, पसीने का स्त्रावण करती है, पसीना निकलेगा, वाष्पीकरण होगा और शरीर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो पसीने का स्त्रावण करता है, पसीने के स्त्रावण की क्रिया को क्या कहते हैं, पर्सपाइरेशन कहते हैं। ठीक है, पसीने के स्त्रावण की क्रिया को क्या कहते हैं, पर्सपाइरेशन। ठीक है, तो पसीने का स्त्रावण या पर्सपाइरेशन द्वारा ये क्या करती है, ताप का नियमन करती है। और इसमें जो पसीना निकलता है वो उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, लवण, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। और लवण के कारण इसका स्वाद कैसा होता है, नमकीन स्वाद पाया जाता है, किसका, पसीने का। ठीक है, तो ये आपकी स्वेट ग्लैंड या श्वेत ग्रंथि। इसके बाद में आते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट ग्लैंड, इसमें आती है आपके सीबेशियस ग्लैंड, तेल ग्रंथियां। दूसरी आपकी बुक में दी हुई है, दूसरी ग्रंथि। ये देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कहाँ पर पाई जाती है। तो ये रोम पुटक, ये देखिए ये जो रोम पुटक है, ये हेयर फॉलिकल। तो हेयर फॉलिकल, ये जो हेयर फॉलिकल वाला भाग है, इस हेयर फॉलिकल के पास में ये पाई जाती है। ये कौन सी ग्लैंड है, ये कौन सी ग्लैंड है, सीबेशियस ग्लैंड। ये देखो ये हेयर फॉलिकल से ये बनती है। तो ये सीबेशियस ग्लैंड कहाँ स्थित होती है, रोम पुटकों से संलग्न रहती है, रोम पुटकों से जुड़ी हुई रहती है। किस प्रकार की ग्रंथि है ये, संरचना के आधार पर कूपिकाकार, शाखित कूपिकाकार शाखाएं निकली होती है ये, और कूपिकाकार ग्रंथि है। स्त्रावी पदार्थ को क्या कहते हैं, इसमें से जो तेलीय पदार्थ निकलता है उसको क्या कहा जाता है, सीबम। ठीक है, ये एक प्रकार का तेलीय पदार्थ है जो बालों, रोम जो होते हैं वह आसपास की त्वचा है उसको क्या बनाए रखता है, चिकना बनाए रखता है, और त्वचा को जल रोधी व ताप रोधी बनाता है। ठीक है, तो बालों के आसपास की त्वचा को चिकना बनाता है, त्वचा को जल रोधी व ताप रोधी बनाने का काम भी ये सीबम जो है वो करता है। सीबम में क्या पाए जाते हैं, वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल, इनकी संख्या अधिक होती है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल की। वह एर्गास्टेरॉल, एक रासायनिक तत्व है ये एर्गास्टेरॉल, जो क्या करता है, यूवी किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणें है ना, उनकी किरणों से क्रिया करके, यानी इनकी उपस्थिति में क्या करता है, विटामिन डी का निर्माण करने का काम करता है। कौन करता है, एर्गास्टेरॉल, ये रासायनिक तत्व है। ये क्या करेगा, जो वसीय उत्तक होते हैं, वसा जैसे कोलेस्ट्रॉल है, इसमें यूवी की उपस्थिति में ये क्या किसका निर्माण कर लेता है, कैल्सीफेरॉल, यानी विटामिन डी का निर्माण ये कर लेता है। ये विटामिन डी बन जाता है किससे, कोलेस्ट्रॉल से। किसकी उपस्थिति में, यूवी रेज की उपस्थिति में। ठीक है, फिर देखो इसमें अगला पॉइंट, रोम विहीन भागों में जहां पर रोम नहीं पाए जाते, जैसे हथेली, तलुओं आदि में इनका क्या होता है, अभाव होता है। यानी जहां पर रोम नहीं, क्योंकि ये रोम पुटक से जुड़े रहते हैं, तो हथेली और तलवे यहाँ पर रोम नहीं पाए जाते, तो इनमें क्या होगा, इनका अभाव होगा। लेकिन कुछ अंग ऐसे भी है जहां पर रोम नहीं होते हुए भी ये पाए जाते, जैसे होंठ, सिसन मुंड और स्तन की घुंडियां। ये जो भाग होते हैं ये रोम रहित है, फिर भी इनमें क्या पाई जाती है, ये ग्रंथियां स्थित होती हैं। कौन सी ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां। ठीक है, तो रोम रहित होते हुए भी इनमें तेल ग्रंथियां पाई जाती है या सीबेशियस ग्लैंड होती है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ, कौन सा, तेल ग्रंथियां या सीबेशियस ग्लैंड। ठीक है, सॉरी इसमें एक चीज और है, ये इसका अगला पॉइंट, ये पूर्ण स्त्रावी होती है या होलोक्राइन जिसे कहते हैं। वृद्धावस्था में ये कम सक्रिय हो जाती है। अब कम सक्रिय हो जाएगी तो क्या होगा, ये तेलीय पदार्थ नहीं निकलेगा, सीबम नहीं निकलेगा, जिससे क्या हो जाती है, त्वचा और बाल, रोम जो है वो कैसे हो जाते हैं, शुष्क हो जाते हैं। ठीक है, कई बार इसका क्या होता है, अधिक स्त्रावण हो जाता है तेल का और तेलीय पदार्थ का, सीबम का, और ये तेलीय पदार्थ फिर पपड़ी के रूप में ये जब सूखता है तो ये पपड़ी के रूप में
उतरता रहता है शरीर से। जैसे ये जो रूसी होती है बालों की, डैंड्रफ, ये इसी का एक भाग है, ठीक है। फिर आपकी आती है तीसरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड या स्तन ग्रंथियां। कौन से भाग में स्थित होती है? ये वक्ष भाग में स्थित होती है, ठीक है। हमारा जो सीना है या छाती है उस भाग में ये स्थित होती है, इसकी स्थिति यहां पर होती है। फिर देखो अगला पॉइंट, स्तन ग्रंथियों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्तन ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, द स्टडी ऑफ मेमरी ग्लैंड्स, इसको कहते हैं मैस्टोलॉजी। क्या कहा जाता है? मैस्टोलॉजी। तो स्तन ग्रंथियों के अध्ययन को मैस्टोलॉजी कहा जाता है। संरचना के आधार पर किस प्रकार की होती है? ये संयुक्त नलिकाकार कूपिकाकार। ये चीज हमने पहले भी देखी थी, किस प्रकार की होती है? संयुक्त नलिकाकार कूपिकाकार। और ये स्त्रावण के आधार पर किस प्रकार की होती है? एपोक्राइन। मतलब इस अपस्त्रावी बोलते हैं, इसका जो ऊपरी भाग है, शीर्ष भाग है वो, या शीर्ष स्त्रावी कहते हैं, वो स्त्रावित होता है इसमें। तो प्रोटोथीरियन जो होते हैं, प्रोटोथीरियन उन्हें कहते हैं जो ऐसे मैमल्स जो क्या करते हैं? अंडे देते हैं। तो अंडे देने वाले में कार्पस कैलोसम भी अनुपस्थित होता है। 11th क्लास में हमने पढ़ा था इनके बारे में, जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे हम कोऑर्डिनेट्स में, मैमल्स का जो पार्ट है उसमें। तो ये जो प्रोटोथीरियन होते हैं, अंडज स्तनधारी जो हैं, वो थीरिया वाले जो भाग होते हैं उनमें क्या होते हैं? जो जरायुज होते हैं, उनको भी फिर दो भागों में बांटा गया है, एक तो मेटाथीरिया और एक यूथीरिया, ठीक है। तो मेटाथीरिया में कौन से आते हैं? ये जो कंगारू वगैरह जो है वो मेटाथीरियंस है, और यूथीरियंस में जैसे मनुष्य है और अन्य जो प्राइमेट्स और एप्राइमेट्स है वो उनमें आते हैं। तो प्रोटोथीरियंस जो जीव होते हैं, मैमल्स होते हैं, उनके अंदर नर व मादा दोनों में ये स्तन ग्रंथियां सक्रिय होती है। लेकिन थीरियंस में क्या होती है? सिर्फ मादा के अंदर ये स्तन ग्रंथियां ही सक्रिय पाई जाती है, नर में ये सक्रिय नहीं होती। तो इसमें प्रोटोथीरियन में नर और मादा दोनों में सक्रिय है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? ये सिचुएशन जो है क्या कहलाती है? गाइनेकोमैस्टिज्म। क्या कहलाती है? गाइनेकोमैस्टिज्म, ठीक है, जिसमें नर और मादा दोनों में स्तन ग्रंथियां सक्रिय होती है। देखो ये जो ग्रंथियां होती है, स्तन ग्रंथियां, ये वैसे सामान्यतः देखो इनमें ये किसका रूपांतरण होती है? श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरण होती है, ठीक है। सभी जीवों में लगभग किस प्रकार का और दूसरे जीवों में श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरण होती है। मानव में भी ये श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरण है, लेकिन अन्य स्तनियों में ये किसका रूपांतरण होती है? तेल ग्रंथियों का रूपांतरण होती है। किसका? तेल ग्रंथियों का रूपांतरण पाया जाता है। सबसे बड़ी श्वेत ग्रंथि, देखो इस एरियोला मेमी एक ऐसी सबसे बड़ी श्वेत ग्रंथि है जो किसमें बदल जाती है? स्तन ग्रंथि में। तो ये इसी का रूपांतरण होती है, ठीक है, किसका? श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरण होती है। और एरियोला मेमी सबसे बड़ी श्वेत ग्रंथि जो होती है, ये स्तन ग्रंथि में रूपांतरित हो जाती है। फिर है स्तन ग्रंथियों की वृद्धि। वृद्धि कौन करता है? ये जो हार्मोन है प्लेसेंटा द्वारा स्त्रावित, इसमें जो ये निकलते हैं अंडाशय से, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन, ये क्या करते हैं? स्तन ग्रंथियों की वृद्धि का प्रेरण करते हैं, ठीक है। फिर देखिए इसमें दो चीज है, एक तो दुग्ध का संश्लेषण और एक दुग्ध का स्त्रावण। दुग्ध संश्लेषण जो है उसको प्रेरित कौन करता है? कौन सा हार्मोन करता है? प्रोलैक्टिन। और दुग्ध के स्त्रावण को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। दुग्ध संश्लेषण प्रोलैक्टिन द्वारा, ये इस प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में आते हैं। तो इसमें प्रोलैक्टिन जो है वो दुग्ध का संश्लेषण करता है, और दुग्ध के स्त्रावण का प्रेरण कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। दोनों के दोनों हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होते हैं। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से, जिसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, और दूसरा जो है उसको कहते हैं, पीयूष ग्रंथि का जो दूसरा भाग है न्यूरो हाइपोफाइसिस, जो जिसको पश्चपाली भी कहते हैं। ये एडिनो हाइपोफाइसिस या इसको बोलते हैं अग्रपाली।
तो ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि की एडिनो हाइपोफाइसिस या अग्रपाली से स्रावित होता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये इसकी पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली या न्यूरो हाइपोफाइसिस जो भाग है उस भाग से ये इसका स्त्रावण होता है, किसका? ऑक्सीटोसिन का। ठीक है, ऑक्सीटोसिन के अलावा इससे एक हार्मोन और निकलता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, और इसमें जो है 7 हार्मोन है प्रोलैक्टिन, जो सॉरी 6 हार्मोन है वो इसके एडिनो हाइपोफाइसिस जो है उससे ये निकलते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका स्तन ग्रंथि वाला टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद में हम आते हैं अगली ग्रंथि पे। चौथी ग्रंथि है आपकी त्वक ग्रंथि जिसका नाम है सीरूमिनस ग्लैंड। ठीक है, सीरूमिनस ग्रंथियां ये कहाँ पाई जाती है? स्थिति देखिए इसकी, बाह्य कर्ण नाल जो है, बाह्य कर्ण जो है उसकी नाल जो होती है, कर्ण कुहर जिसे कहते हैं, उसकी त्वचा के अंदर ये ग्रंथि पाई जाती है। ये एक प्रकार की रूपांतरित श्वेत ग्रंथि है। ठीक है, जो तेल ग्रंथियों के साथ मिलकर के किसका स्त्राव करती है? इसका जो स्त्राव निकलता है उसको कहते हैं सेरुमन। चिपचिपा पदार्थ होता है जो कानों के अंदर ये क्या करता है, जिसे कर्ण मोम भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये सेरुमन या इसको बोलते हैं कर्ण मोम। कर्ण मोम का मतलब कुंती नहीं है यहाँ पे, कर्ण मोम का मतलब एक वैक्सी पदार्थ होता है, एक यानी मोमी पदार्थ है जो क्या करता है, ये कर्ण पटह की सुरक्षा करता है। कर्ण पटह के बाहर पाया जाता है ये, तो ये कर्ण कुहर के अंदर, और ये क्या करता है, कर्ण पटह की सुरक्षा करता है। ये इसमें एपोक्राइन प्रकार की स्त्रावण के आधार पर है। फिर अगली आती है ग्रंथि आपकी मूलाधार या वक्षण ग्रंथि, पेरिनियल ग्लैंड्स। ठीक है, स्थिति देखिए कहां पर होती है इसकी, ये गुदा व मूत्र जनन छिद्र के बीच में, गुदा व मूत्र जनन छिद्र के बीच का भाग क्या कहलाता है? मूलाधार। मूलाधार या वक्षण क्षेत्र इसी को कहते हैं। इस क्षेत्र में ये पाई जाती है, इसकी स्थिति होती है। ये तेलीय ग्रंथि या सीबेसियस ग्लैंड जो है उसका रूपांतरण होती है, किसका रूपांतरण होती है? सीबेसियस ग्लैंड का। ठीक है, स्त्रावण के प्रकार की ग्रंथि है। इसने गंध ग्रंथियां भी कहते हैं। गंध ग्रंथियां क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे एक जो ये जो तेलीय पदार्थ निकलता है, ये चिपचिपा पदार्थ निकलता है, ये क्या करता है, ये इसमें क्या आती है, गंध आती है। ठीक है, गंध युक्त पदार्थ है ये काम क्या करेगा? विपरीत लिंगी को आकर्षित करने का काम करता है। ठीक है, विपरीत लिंगी जो होता है उसको आकर्षित करने का काम कौन करेगा? ये जो पदार्थ है वो करता है, इससे स्रावित। फिर आता है अगली ग्रंथि छठी, मीबोमियन ग्लैंड्स। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? स्थिति देखिए इसकी, पलकों की बरौनियों, आईलेसेस जो है उनके नीचे स्थित होती है। ये कैसा पदार्थ है? ये तेलीय पदार्थ है, ऑयली है पदार्थ होता है ये, जो कॉर्निया को चिकना बनाए रखता है। ठीक है, कॉर्निया के ऊपर एक पतली परत बनाता है, चिकनी परत बनाता है। तो इसका ये कौन करता है ये काम? ये जो तेलीय पदार्थ है जो मीबोमियन ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, सीबेशियस ग्रंथियों का रूपांतरण है ये भी इसकी तरह, मूलाधार ग्रंथियों की तरह। जलीय प्राणियों में क्या होता है, ये मीबोमियन जो ग्रंथियां हैं उनकी जगह कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? हार्डेरियन ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, फिर अगली ग्रंथि आती है जैस ग्रंथि, 7वीं जो इसमें लास्ट दी हुई है आपकी बुक में, जैस ग्लैंड। ठीक है, ये कहां पर पाई जाती है? स्थिति देखिए, बोरोनियो की पुटिकाओं में। कहां स्थित होती है? बोरोनिया जो होती है आईलेसेस, उनकी पुटिकाओं के अंदर, फॉलिकल जो होते हैं हेयर फॉलिकल, उनके अंदर पाए जाते हैं। ये इससे निकलने वाला पदार्थ कैसा होता है? तेलीय पदार्थ होता है। तेलीय पदार्थ का स्त्रावण करती है, क्योंकि ये सीबेशियस का रूपांतरण है, इसलिए तेलीय पदार्थ निकलते हैं इसमें से। और ये क्या करता है? आईलेसेस को या बोरोनियो को चिकना बनाए रखने का काम करता है ये स्त्राव। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये आपकी 7 जो है त्वक ग्रंथियां जो दी हुई है आपकी बुक में, ये कंप्लीट होती है। इसके बाद में आपकी इस चैप्टर का लास्ट पार्ट जो है त्वचा के कार्य, द फंक्शंस ऑफ स्किन, इसके साथ ही आज ये आपका चैप्टर है वो कंप्लीट करते हैं। देखिए कार्य क्या होते हैं त्वचा के। त्वचा बहुत सारे काम करते हैं, इसको बहुत सारे काम करती है, इसलिए एक ही अंग बहुत सारे काम करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हरफनमोला अंग। हरफनमोला अंग भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये क्या करती है, शरीर की, सबसे पहला कार्य इसका शरीर की सुरक्षा या प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। तो हमारी त्वचा क्या करती है, शरीर के जो आंतरांग है, आंतरिक अंग है, उनके ऊपर एक आवरण बनाती है, जिससे बाहरी चोट, रगड़ और जो धक्के होते हैं उनसे इसकी क्या होती है, सुरक्षा होती है आंतरांगों की। तो इसलिए सुरक्षा करने का काम कौन करती है, त्वचा करती है। त्वचा के जो व्युत्पन्न है, रोम, नाखून आदि, ये कोमल अंगों की सुरक्षा करने का काम करते हैं। इसके अलावा ये तीव्र प्रकाश में यूवी रेज जो है उनसे सुरक्षा करने का काम भी करती है त्वचा। ठीक है, दूसरा कार्य देखिए इसका, शरीर का तापमान नियमन, टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ बॉडी। शरीर का जो तापमान होता है उसका नियमन करने का काम भी करती है। ठीक है, इन तापमान को बनाए रखने का काम भी करती है। इसमें देखिए मानव के बारे में देखें तो हम क्या होता है, समतापी प्राणी होते हैं। देखो इसमें तापमान के आधार पर 2 प्रकार के प्राणी होते हैं, समतापी और असमतापी। समतापी किसे कहते हैं, जो अपने तापमान को इक्वल रखते हैं, समान रखते हैं, चाहे कोई भी वातावरण हो किसी प्रकार का, तो उनका टेम्परेचर है वो वातावरण के साथ बदलता नहीं है। लेकिन असमतापी जो जीव होते हैं उनका तापमान है वो वातावरण के साथ बदलता रहता है। जैसे रेप्टाइल्स में होता है, सर्पों के अंदर ये क्या करते हैं, अपने तापमान को इनका शरीर का तापमान है वो बदल जाता है। ठीक है, शरीर का। मानव क्या है, समतापी प्राणी है, यानी इनके शरीर का तापमान इक्वल रहता है, चाहे कोई भी मौसम हो या वातावरण हो उसके अंदर। ठीक है, तो इसका शरीर का तापमान कितना होता है मनुष्य का, 37 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट में लें तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो शरीर का तापमान रहता है, जो एक निश्चित तापमान बना रहता है इसका। ठीक है, तो ये इस प्रकार से शरीर का क्या करता है, तापमान नियंत्रित करता है। अब देखो तापमान नियंत्रित कौन करेगा, एक तो ये वसीय स्तर जो होता है इसका, ये क्या होता है, तापरोधी परत बनाता है। ठीक है, जिससे वो टेम्परेचर को शरीर से बाहर निकलने नहीं देता, न बाहर से टेम्परेचर को है वो अंदर आने से रोकता है। फिर दूसरी, इसमें तापमान नियमन करने के लिए सबसे मुख्य जो है वो है श्वेत ग्रंथियां। ये क्या करती है, शीतलन प्रणाली का निर्माण करती है। शीतलन प्रणाली मतलब जब शरीर का तापमान बढ़ जाता है तो श्वेत ग्रंथियां किसका स्त्रावन करती है, पसीने का स्त्रावन करती है, और पसीने के वाष्पीकरण से शरीर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ये एक शीतलन प्रणाली का निर्माण, जैसे कूलर काम करता है उसी प्रकार से ये काम करती है श्वेत ग्रंथियां। ठीक है, फिर आता है आपके तीसरा कार्य, शरीर की आकृति, शेप ऑफ बॉडी। ये क्या काम करती है, त्वचा, इसका जो वसीय स्तर है वो, त्वचा एक तो क्या है, शरीर के बाहर इसकी आकृति को निर्धारित करती है किसी भी जीव की, और दूसरा इसका जो वसीय स्तर है वो शरीर को सुडौल बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, तो शरीर को सुडौल बनाए रखने का काम कौन करता है, इसका त्वचा का वसीय स्तर काम करता है। तो इस प्रकार ये शरीर की आकृति का निर्धारण करती है। फिर आता है इसका अगला कार्य, खाद्य संग्रह, फूड स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। तो इसमें देखिए ये जो वसीय उत्तक होता है त्वचा के नीचे, इसमें संचित जो वसा है वो खाद्य भंडार के रूप में काम में आती है। ठीक है, सबसे पहले जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो तुरंत ऊर्जा के रूप में काम में लिया जाता है, शर्करा। उसके बाद में वसा है, संचित वसा है, वो हमारे जब आवश्यकता होती है तब ये संचित खाद्य पदार्थ के रूप में काम में आती है, और इनके अपघटन से ग्लूकोज का निर्माण होता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है इससे। फिर आता है उपयोगी पदार्थों का स्त्रावण।
सेक्रेशन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस, यानी कुछ उपयोगी पदार्थ जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, ठीक है, हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है। जैसे तेल जो त्वचा को चिकना बनाए रखने का काम करता है, रोम को, त्वचा को, और कर्ण मोम ये कर्ण पटह की क्या करता है, सुरक्षा करता है। दूध ये जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके लिए पोषक पदार्थ के रूप में काम में आता है। और विटामिन डी ये अस्थि निर्माण में सहायक होता है, ठीक है, हड्डियों को मजबूत बनाता है और हड्डियों के निर्माण में काम में आता है। तो ये सभी उपयोगी पदार्थ है। इसका स्त्रावण किससे होता है, त्वचा से होता है। फिर आता है आपका अगला टॉपिक, उत्सर्जन, अगला कार्य। देखिए ये कुछ अपशिष्ट पदार्थ है जैसे लवण, यूरिया, CO2 आदि को पसीने के साथ क्या करता है, उत्सर्जित करने का काम करता है। तो इस प्रकार से उत्सर्जन इकाई के रूप में भी त्वचा है वो हमारी वो काम में आती है, ठीक है। अगला कार्य इसका गमन या लोकोमोशन। देखो त्वचा क्या होती है, त्वचा में क्या पाया जाता है, लचीलापन पाया जाता है, ठीक है। इलास्टिन फाइबर होते हैं इसमें, इलास्टिन तंतु होते हैं, लचीले तंतु, तो वो प्रत्यास्थ तंतु जिन्हें कहते हैं। ये इनके कारण इसमें क्या होता है, लचीलापन होता है, जिसके कारण ये जो अंगों की गति है उसमें ये सहायक होती है। फिर आता है अगला कार्य, कंकाल निर्माण। त्वचा के जो संयोजी ऊतक है देखो इसमें अब कंकाल में हम जब अस्थियों का निर्माण में देखते हैं, सॉरी ये उपास्थियां लिख दिया यहाँ पे, कलाजात अस्थियां। ये अस्थियां दो प्रकार की होती है, एक तो उपास्थि जात और एक कलाजात, ठीक है। कलाजात अस्थियां किससे बनती है, त्वचा के नीचे जो संयोजी ऊतक पाया जाता है उस संयोजी ऊतक से कलाजात अस्थियों का निर्माण होता है। और जो दूसरी जो प्रकार की होती है अस्थियां उसे कहते हैं उपास्थि जात अस्थियां। ये भी हमने एनिमल टिश्यू जो पार्ट था 11th क्लास का उसमें पढ़ा था। तो दूसरा जो पार्ट है, दूसरे प्रकार की जो अस्थियां हैं वो उपास्थि जात, जिनका निर्माण उपास्थियों से होता है। और एक प्रकार की अस्थियां जो वो किसके निर्माण होता है, कलाजात अस्थियां, जिसका निर्माण संयोजी ऊतक से होता है, ठीक है। संयोजी ऊतकों में ये कैल्शियम पदार्थ का जमा हो जाता है, जिससे कौन सी ओसिन प्रोटीन का निर्माण होता है और उनमें ऑस्टियोसाइट्स बनते हैं, अस्थियाणु, ठीक है। और इसके बाहर की ओर एक आवरण बनता है जिसे पेरिओस्टियम कहते हैं, और इस प्रकार से अस्थि का निर्माण हो जाता है। तो अस्थि निर्माण में भी या कंकाल के निर्माण में भी ये सहायक होती है त्वचा, और एक प्रकार से ये बाह्य कंकाल का भी निर्माण करती है हमारे शरीर के। फिर आता है अगला कार्य, अवशोषण या एब्सॉर्प्शन, ठीक है। त्वचा वैसे तो क्या होती है, जल रोधी होती है, लेकिन जो तेल या पदार्थ जैसे मालिश करते हैं तो उसमें उस समय क्या करते हैं, ये तेल का अवशोषण करके ऊतकों को राहत प्रदान करता है, ठीक है। तो ये त्वचा जब मालिश करते हैं शरीर की, तो उस समय क्या होता है, ये तेल ये पदार्थों का अवशोषण करती है, जिससे ऊतकों को राहत मिलती है, ठीक है। अब देखिए आगे अगला कार्य कौन सा, रिसेप्शन ऑफ स्टिमुली, यानी उद्दीपन ग्रहण करना। ये क्या करती है, त्वचा जो है वो उद्दीपनों को ग्रहण करती है। बाह्य उद्दीपन जो होते हैं बाह्य वातावरण से, जैसे गर्म है, ठंडा है, या फिर स्पर्श संवेदना है, उनको संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम करती है ये त्वचा, ठीक है। फिर इसका अगला कार्य है दांतों का निर्माण करना। त्वचा के ये जो दांतों का कुछ भाग है वो त्वचा से निर्मित होता है, ठीक है। तो ये दांतों के निर्माण में भी ये सहायक होती हैं। फिर है त्वचा का अगला कार्य, लैंगिक आकर्षण, सेक्सुअल अट्रैक्शन। देखिए त्वचा से हमने देखा जैसे मूलाधार या वक्षण ग्रंथि से निकलने वाला जो गंध युक्त पदार्थ है, ये क्या करता है, विपरीत लिंगियों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। इसकी जो गंध है उससे विपरीत लिंगी है वो आकर्षित होते हैं। इसके अलावा बालों का जो रंग है, हेयर कलर है, अलग अलग प्रकार के जो रंग होते हैं बालों के, वो भी क्या करते हैं, विपरीत लिंगों को आकर्षित करते हैं। बालों का विन्यास किस प्रकार से वो लगे रहते हैं, और त्वचा का रंग, तो ये जो सभी भाग हैं ये क्या करते हैं, विपरीत लिंगियों को आकर्षित करने में सहायक होते हैं। फिर अगला कार्य इसका पुनरुद्ध भवन, ठीक है। त्वचा जो होती है, त्वचा में पुनरुद्ध भवन की क्षमता भी पाई जाती है। जब कोई घाव
या चोट लग जाती है उस समय क्या हो जाता है, वहाँ के जो ऊतक है वो नष्ट हो जाते हैं। तो त्वचा क्या काम करती है, पुनरुद्भवन की क्रिया के द्वारा पुनः निर्माण, घाव को भरने में, ये घाव भरने में सहायक होती है। ठीक है, तो पुनरुद्भवन के द्वारा इसमें वापस विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन, और इससे पुनः घाव को भरने में मदद मिलती है, ऊतकों की मरम्मत की जाती है। तो ये इस प्रकार से ये हो गए आपके त्वचा के कार्य। और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है पहला इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम या अध्यावरणी तंत्र वो पूर्ण होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना अगला चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का पाचन तंत्र। ठीक है, धन्यवाद।